सिनेमा डिकोडर में आपका स्वागत है। इसी तरह की और फिल्म के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। ये फिल्म प्यार, सेक्स, हिंसा और रिश्तों के विषय पर 4 लघु कहानियों की एक श्रृंखला है। पहली कहानी मेट फॉर ईच अदर। वेद और अर्जुन दोस्त हैं जिनके परिवार उनकी शादी तय करना चाहते हैं और इसी खुशी में रात्रि में भोजन आयोजन किया जाता है। वेद और अर्जुन के माता पिता ने बताया कि दोनों अपने शौक और रुचियों के कारण परफेक्ट मैच हैं। आगे व्यूअर देखते हैं कि वेद की विधवा धार्मिक दादी अंदर आती है और यह जानने के लिए उत्सुक होती है कि क्या दोनों ने सेक्स किया है। वेद की दादी बताती है कि रिश्ते में शारीरिक अनुकूलता महत्वपूर्ण है क्योंकि समय के साथ रुचियां बदल सकती हैं। वह वेद को अपनी शादी के बारे में बताती है जिसमें वह और उसके देवगन पति एक दूसरे को हमेशा संतुष्ट रखते थे। इससे संकेत लेते हुए वेद और अर्जुन एक क्लब में रात बिताने के बाद एक दूसरे के साथ सोते हैं। वेद अंतरंगता पाकर खुश तो दिखता है लेकिन पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। इसका श्रेय प्रारंभिक घबराहट को देते हुए वह और अर्जुन संबंध बनाना जारी रखते हैं, यद्यपि महंगे होटल के कमरों के अंदर, क्योंकि उनके माता पिता अभी भी इस विचार के विरुद्ध हैं। अंत में वे एक दोपहर वेद की दादी से मिलने जाते हैं और दावा करते हैं कि वे समझ गए हैं कि बिस्तर में एक दूसरे को कैसे संतुष्ट किया जाए। वेद की दादी खुश हो जाती है और आगे व्यूअर देखते हैं और शादी के लिए अनुमति दे देती है। वह जोड़े को उनकी शादी की रात हनीमून स्वीट के रूप में अपना कमरा प्रदान करती है। अगली कहानी का नाम आईना है, जिसमें सबसे पहले हम इशिता को देखते हैं जो कि एक डिज़ाइनर है। उसकी उम्र 40 के आसपास है, जो अकेली है और अकेली रहती है। वह बार बार माइग्रेन से पीड़ित रहती है। उनकी नौकरानी सीमा दिन में उनके अपार्टमेंट की सफाई करने आती है। एक दोपहर सीमा और सीमा का पति इशिता के बेडरूम में सेक्स कर रहे थे। उसी समय इशिता वहां आ जाती है, लेकिन सीमा और उसका पति उसको देख न पाए इसलिए वह छुप जाती है और उसे यह एहसास होता है कि यह रोजाना की घटना है, लेकिन वह इसे रोकने में असमर्थ है। उसे यह भी एहसास होता है कि उन्हें सेक्स करते हुए देख वह उत्तेजित हो रही है। अगले दिन वह शीशे के माध्यम से उन पर जासूसी करने के लिए चुपचाप अपने अपार्टमेंट में छुपना शुरू कर देती है और अपने माइग्रेन के लिए एक एक्यूपंक्चर चिकित्सक को देखने के बहाने रोजाना 3 बजे के आसपास अपना कार्यालय छोड़ देती है। एक दिन सीमा इशिता को उसी दर्पण में देखती है और महसूस करती है कि उस पर कोई नज़र रख रहा है। इशिता का सामना करने में असमर्थ, कहीं ऐसा ना हो कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाए, लेकिन वह इस बात से उत्साहित भी है कि कोई उस पर नज़र रख रहा है। वह जारी रखती है और ऐसे दिखावा करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एक दोपहर इशिता गलती से कुछ गिरा देती है जिससे हंगामा मच जाता है और सीमा को उसका सामना करना ही पड़ता है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और सीमा को नौकरी से निकाल दिया जाता है। वह दूसरी नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रही है, जबकि व्यूअर आगे देखते हैं कि इशिता को भी दूसरी नौकरानी नहीं मिल रही है क्योंकि झगड़े की अफवाहें फैल गई हैं। रात में कमल और सीमा अपने छोटे से कमरे में एक दूसरे के साथ बहस करते हैं। ठीक वहीं पर उसने अपनी बेटी को उसके प्रेमी के साथ बातचीत करने के लिए पाया और चिल्लाया। कमल पहले तो रात के कुछ घंटों में सार्वजनिक रूप से किसी भी छोटी मोटी बात पर सीमा पर चिल्लाने के कारण उससे नाराज हो गया, जो बाद में इशिता स्वेच्छा से उसकी गोपनीयता में हस्तक्षेप की अनुमति देने के बाद में बहस पर बदल गया। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया तो वह शांत हो जाता है। कुछ सप्ताह बाद किराने का सामान खरीदते समय इशिता और सीमा एक दूसरे से टकरा जाती हैं। वे एक दूसरे की भलाई के बारे में पूछती हैं और सीमा पूछती है क्या वह काम पर वापस आ सकती है।
इसी तरह सहमत हो जाती है और अपने अपार्टमेंट की चाबियां सौंप देती है। अगले दिन इसी तरह दोपहर 3 बजे चुपचाप अपने अपार्टमेंट में वापस आती है, जो पुराने ढर्रे पर लौटने का संकेत देती है। इस तरह दूसरी कहानी समाप्त होती है, जिसका नाम था आईना। अगली कहानी है सेक्स विथ एक्स। एक कंपनी का सफल CEO जो शादीशुदा है, लेकिन उसका अपनी पत्नी के साथ तनावपूर्ण रिश्ता है, अपनी पुरानी कार चलाते समय दुर्घटना का शिकार हो जाता है। दुर्घटना से पहले उसने अपनी प्रेमिका के साथ एक वीडियो कॉल की थी। व्यूअर आगे देखते हैं, जिससे उसका ध्यान भटक गया और एक साइकिल चालक से टकराने से बचने की कोशिश में वह एक पेड़ से टकरा गया। अपनी कार शुरू करने या अपने फ़ोन का उपयोग करने में असमर्थ वह साइकिल चालक से मदद मांगता है और वे पास के गांव में जाते हैं। वह एक अनिच्छुक मैकेनिक से अपनी कार ठीक करवाने के लिए कहता है, लेकिन कोई फ़ोन सिग्नल उपलब्ध नहीं है। वह एक कॉफ़ी शॉप में जाता है और पास में बज रहा एक परिचित गाना सुनता है। वह ध्वनि का अनुसरण करता है और सामुदायिक हॉल में लाल साड़ी में एक महिला को नृत्य करते पाता है। वह उसे संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन वह व्यक्ति होने से इनकार करती है जैसा वह सोचता है और उसे जाने के लिए कहती है। एक पुलिस अधिकारी आता है और उसे उसी नाम से संबोधित करता है जिसे उसने बुलाया था। व्यूअर आगे देखते हैं, जिससे वह बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद व्यूअर को पता चलता है कि उनकी एक बार शादी हुई थी, लेकिन वह 10 साल पहले गायब हो गई थी। वह उसे दोबारा देखकर रोमांचित है, लेकिन वह चाहती है कि वह चला जाए। वे अपने अतीत को याद करते हैं और बातचीत करते हैं, जिसके दौरान हम देखते हैं कि वह उसके प्रति अनुचित व्यवहार करता है। वह बार बार उससे दूर जाने के लिए कहती है, लेकिन वह मना कर देता है। वे उसके लापता होने की घटनाओं पर चर्चा करते हैं और उन्हें संदेह है कि उनकी दोस्त अनु इसमें शामिल थी। उसने खुलासा किया कि उसने अनु से शादी की और उसके साथ उसके 2 बच्चे हैं और अनु के पिता की कंपनी में CEO बन गया। इससे शांति नाराज हो जाती है और वह सोचती है कि विजय से शादी करने के लिए अनु ने उसके अपहरण की साजिश रची। थोड़ी देर बाद वे दोनों सेक्स करते हैं और फिर दिखाते हैं कि साथ में लेटे हैं। शांति अपने गायब होने से पहले किए गए गर्भावस्था परीक्षण का उल्लेख करती है। विजय की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि उसने स्थिति में हेरफेर किया और अनु से शादी करने के लिए सब कुछ योजना बनाई। शांति को इसका एहसास होता है और वह उसका सामना करती है। थोड़ी देर बाद दिखाया कि उसने तकिए से उसका दम घोंटने और मारने की बात स्वीकार की। आने वाले पुलिसकर्मी से बचने के लिए विजय खिड़की से भाग जाता है। वापस अपनी कार में उसने देखा कि लोग उसके शरीर को बाहर खींच रहे थे, यह सोचकर कि वह मर गया है, क्योंकि उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शांति उसके बगल में आ जाती है और उससे कहती है कि उसे मौका मिलने पर वापस लौट आना चाहिए था, जिस पर वह चिल्लाता है। और इस तरह तीसरी कहानी का अंत होता है। अगली कहानी का नाम है तिलचट्टा। सूरज सिंह ग्रामीण राजस्थान के एक धनी पूर्व छोटे राजा हैं, जो अपनी पत्नी और सौतेले बेटे के साथ एक महल में रहते हैं। वह एक यौन शोषण करता है और नियमित रूप से अपनी पत्नी देवयानी और शहर के अन्य युवा लड़कियों पर हमला करते हैं। आगे व्यूअर देखते हैं, उसने एक वेश्यालय में देवयानी से प्रेम करके उससे विवाह किया था और उसके पुत्र को भी अपने साथ ले लिया था। वह महल में काम करने वाली एक नौकरानी के साथ मारपीट करता है और उसे नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करता है। एक नियमित साप्ताहिक कॉल पर देवयानी की माँ, जो दूसरे शहर में वेश्यावृत्ति का काम चलाती है, देवयानी को एक ग्राहक के माध्यम से प्राप्त होने के बाद एक युवा वेश्या जो बीमारी HIV होने के बारे में बताती है।
थोड़ी देर में हम देखते हैं उसे लड़की के लिए बुरा लगता है क्योंकि उसकी ज़िंदगी कम उम्र में ही बर्बाद हो गई है। इस बीच देवयानी अपने 20 वर्षीय बेटे अंकुर को यूनाइटेड किंगडम जाने के लिए तैयारी कर रही है, उच्च शिक्षा के लिए। अंकुर अपनी माँ को सूरज की दया पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि देवयानी की योजना अंकुर के साथ विदेश में बसने की है, पर जब वह सेटल हो जाए। सूरज अंकुर को उसकी शिक्षा की योजना में हतोत्साहित करता है और उसके अज्ञात पिता के लिए उसे डांटता भी है। आगे हम देखते हैं जिस नौकरानी पर सूरज ने हमला किया था उसकी जगह देवयानी एक युवा नौकरानी रेखा को काम पर रख लेती है। रेखा 18 साल की है और मासूम है। सूरज की नज़र उस पर है। मालिश करने के बहाने अंकुर के अंदर आने से पहले उसने उसे गलत तरीके से छुआ। सूरज चला जाता है, लेकिन जब रेखा अपने कपड़े ठीक कर रही होती है तो अंकुर को रेखा का अस्त व्यस्त रूप दिखाई देता है। उस रात देवयानी को बगल के कमरे में कराहने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर वह उसी ध्वनि की ओर आगे बढ़ती है, लेकिन प्रसन्न दिखती है। एक्चुअली सूरज को पता नहीं कि रेखा देवयानी की माँ के शहर की वेश्या है, जिसे देवयानी ने सूरज के अनिवार्य रूप से बलात्कार करने के बाद बीमारी से बचाने के लिए घर में स्थापित किया था। सूरज के नशे में धुत होकर आंगन में लड़खड़ाने और चलने में असमर्थ होने पर देवयानी को परेशानी होती है। सूरज बेहोश हो जाता है और देवयानी वापस ध्वनि की ओर मुड़ जाती है। उसकी अभिव्यक्ति डरावनी हो गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह अंकुर और रेखा की सेक्स की आवाज़ें सुन रही है। और इसी तरह कहानी का अंत होता है।